नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। अपनी लास्ट क्लास में मैंने बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में नया सामाजिक विचारक एंटोनियो ग्राम्शी शुरू किया था और उसके तहत मैं आपको एंटोनियो ग्राम्शी का चिंतन तथा समाजशास्त्रीय योगदान बता रही थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको आधिपत्य, बुद्धिजीवी तथा शिक्षा के संबंध में ग्राम्शी के विचारों को विस्तार से बताया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ग्राम्शी के समाजशास्त्रीय योगदान में राज्य एवं नागरिक समाज के बारे में पहले बताऊंगी, तत्पश्चात अन्य योगदानों की चर्चा करूंगी। ग्राम्शी का आधिपत्य सिद्धांत उनकी पूंजीवादी राजनीति की अवधारणा से संबंधित है। इस संदर्भ में वे राज्य को सरकार के संकीर्ण अर्थ से स्पष्ट करना उचित नहीं मानते और इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने राज्य को राजनीतिक समाज तथा नागरिक समाज जैसे दो भागों में विभक्त किया। राजनीतिक समाज में उन्होंने सेना, पुलिस, कानूनी व्यवस्था, विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं तथा संवैधानिक नियंत्रण को शामिल किया, जबकि नागरिक समाज से उनका तात्पर्य परिवार, शिक्षा व्यवस्था, श्रमिक संघों के रूप में उन निजी अथवा राज्य के क्षेत्र से भिन्न संगठनों से है जो राज्य तथा अर्थव्यवस्था के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। ग्राम्शी ने इस बात पर भी जोर दिया कि राजनीतिक समाज तथा नागरिक समाज का ये अंतर केवल अवधारणा संबंधी है। व्यवहारिक रूप से अक्सर एक में दूसरे की विशेषताओं का समावेश देखने को मिलता है। ग्राम्शी के अनुसार पूंजीवादी राज्य शासन के लिए जिस शक्ति का प्रयोग करता है, उसमें कुछ सीमा तक आम सहमति का भी समावेश होता है। इसके बाद भी राजनीतिक समाज का वास्तविक आधार शक्ति है, जबकि नागरिक समाज का मुख्य आधार पारस्परिक सहमति है। ग्राम्शी ने स्पष्ट किया कि आधुनिक पूंजीवाद में पूंजीपति वर्ग अपने आर्थिक नियंत्रण को राजनीतिक समाज से संबंधित श्रमिक संघों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की कुछ मांगों को पूरा करने हेतु ही बनाए रख सकता है और इसके लिए पूंजीपति वर्ग अपने तत्कालिक आर्थिक हितों तथा अपने प्रभुत्व की प्रकृति में कुछ परिवर्तन लाकर एक निष्क्रिय तरह की क्रांति लाने का प्रयत्न करने लगता है। ग्राम्शी ने बताया कि सुधारवाद तथा फासीवाद के रूप में विभिन्न आंदोलनों का व्यवस्थित प्रबंध इस दशा का उदाहरण है और उनकी इस बात से मैकियावेली भी सहमत है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वास्तव में क्रांतिकारी दल एक ऐसी शक्ति है जो कामगार वर्ग को अपने में से ही सहज बुद्धिजीवियों को विकसित होने और नागरिक समाज के अंतर्गत एक वैकल्पिक प्रभुत्व को अस्तित्व में लाने का अवसर प्रदान कर देती है। ग्राम्शी स्पष्ट करते हैं कि आधुनिक नागरिक समाज की जटिल प्रकृति का अर्थ क्रांतिकारियों द्वारा लाए जाने वाले परिस्थिति के युद्ध की वह दशा है जिससे राजनीतिक विरोध, श्रमिक संघों, सर्वहारा वर्ग की संस्कृति के विकास तथा
अन्य तरीकों से एक विरोधी प्रकृति के नागरिक समाज का निर्माण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी इसका उद्देश्य कपटतापूर्ण युद्ध पर आधारित नागरिक समाज का विरोध करने के लिए एक ऐसी प्रत्यक्ष क्रांति लाना है जिससे क्रांति के फलस्वरूप पैदा होने वाली विघटनकारी दशाओं को रोका जा सके। ग्रामशी मानते हैं कि परिस्थिति के युद्ध जो सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाता है, दो वर्ग आपको ध्यान होंगे, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो परिस्थिति का युद्ध जो कि सर्वहारा वर्ग द्वारा लाया जाता है, कपटतापूर्ण युद्ध जो पूंजीपति वर्ग द्वारा संचालित होता है, का एक दूसरे से बिल्कुल पृथक स्वार्थ होते हैं। ग्रामशी ने एक ऐसी राज्य भक्ति को स्वीकार नहीं किया जो राजनीतिक समाज को ही नागरिक समाज के रूप में देखती है। ग्रामशी के अनुसार सर्वहारा या श्रमिक वर्ग का ऐतिहासिक दायित्व एक नियमबद्ध और संयमित रेगुलाइज्ड सोसाइटी का निर्माण करना है। जैसे जैसे नागरिक समाज में अपना नियमन करने की योग्यता का विकास होता जाएगा, राज्य के वर्तमान प्रभुत्व की प्रकृति कमज़ोर होती जाएगी। अब मैं उनके एक और मुख्य योगदान के बारे में बताने जा रही हूँ, इतिहासवाद। कार्ल मार्क्स की तरह ग्रामशी भी इतिहासवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार मानव की सभी क्रियाओं का अर्थ व्यक्ति की व्यवहारिक गतिविधियों तथा ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रियाओं के संबंध का परिणाम होता है। इसका अर्थ है कि विचारों को उनके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ से अलग करके नहीं समझा जा सकता। जिन अवधारणाओं के आधार पर हम विश्व के बारे में अपने ज्ञान को विकसित करते हैं, वह एक वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर आधारित नहीं होता, बल्कि कुछ विशेष तरह के सामाजिक आर्थिक संबंधों की उपज होता है। यही कारण है कि मानवीय प्रकृति अपरिवर्तनशील नहीं होती। इसी तरह दर्शन तथा विज्ञान भी किसी ऐसे यथार्थ से संबंधित नहीं होते जो मनुष्य से पूरी तरह स्वतंत्र और बाह्य हो। इस प्रकार केवल उसी सिद्धांत को सही माना जा सकता है जो एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति में कुछ दशाओं के वास्तविक विकास को अभिव्यक्त करता हो। मार्क्सवादियों का मानना है कि जो सत्य है वह सत्य ही रहता है। ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि सत्य को कब और कैसे जाना गया। इसी तरह वैज्ञानिक ज्ञान सत्य का वह रूप है जिसे दैनिक अनुभवों में मानव द्वारा ऐतिहासिक रूप से अनुभव किया जा रहा हो। इस दृष्टिकोण से कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास तथा आर्थिक संबंधों की व्याख्या भी समाज की अधोसंरचना के बारे में भ्रामक और काल्पनिक न होकर एक वैज्ञानिक सत्य है। इसके विपरीत ग्रामशी ने स्पष्ट किया कि कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की वर्ग चेतना से संबंधित जो अवधारणा दी है, उसके आधार पर मार्क्सवाद को सामाजिक व्यवहारिकता के अर्थ में ही वास्तविक कहा जा सकता है, इतिहासवाद के संदर्भ में नहीं। क्या कहा मैंने? इतिहासवाद के संदर्भ में नहीं, ऐसा एंटोनियो ग्रामशी मानते हैं। इस प्रकार आपने इतिहासवाद को समझने के लिए भी भौतिक आधार की जगह ग्रामशी ने सामाजिक आधार को अधिक
महत्व दिया। आर्थिक निर्धारणवाद की समीक्षा। कारावास से पहले ग्रामशी द्वारा लिखित लेख दास कैपिटल के विरुद्ध क्रांति, ये लेख आपने लिखा था जब वह जेल में थे, में ग्रामशी ने लिखा है कि रूस में होने वाली अक्टूबर क्रांति ने इस विचार को नकार दिया कि उत्पादन की पूंजीवादी शक्तियों का पूर्ण विकास होने तक क्रांति के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। इसका अर्थ है कि मार्क्सवादी के आर्थिक निर्धारणवाद का दर्शन व्यवहारिक नहीं है। ऐसा कौन मानते हैं? ऐसा ग्रामशी ने माना। ग्रामशी के अनुसार आर्थिक परिवर्तन तथा सांस्कृतिक परिवर्तन दोनों ही एक आधारभूत ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम होता है तथा इनमें से किसी को दूसरे की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। कामगार आंदोलन के आरंभिक स्तर पर श्रमिकों का ये विश्वास बहुत प्रबल था कि कुछ ऐतिहासिक नियमों के कारण उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। ग्रामशी के अनुसार ऐसा विश्वास समाज के एक शोषित वर्ग की कुछ ऐतिहासिक दशाओं का परिणाम था तथा इसीलिए ये विश्वास केवल कुछ रक्षात्मक क्रियाओं तक ही सीमित रहा। श्रमिक वर्ग में जब स्वयं निर्णय लेने और आगे बढ़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तो ग्रामशी कहते हैं तब इस तरह के विश्वास उनकी शक्ति और विकास में बाधक बनने लगते हैं। वास्तव में मार्क्सवादी विचार प्रचलन के दर्शन पर आधारित है। इस कारण इनके द्वारा सामाजिक परिवर्तन के अभिकरणों को कुछ अनदेखे ऐतिहासिक नियमों के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। केवल इच्छा शक्ति से ही किसी दशा की व्याख्या करना एक सही तरीका नहीं है। ग्रामशी के विचार से कामगार वर्ग की चेतना जब किसी कार्यवाही एक्शन के लिए विकास के स्तर पर पहुंच जाती है तब इसमें ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी विरोध करने की क्षमता पैदा हो जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐतिहासिक दशाएं पहले से ही इस तथ्य का निर्धारण नहीं कर सकती कि उनके प्रभाव से भविष्य में किस तरह के संभावित परिणाम सामने आ सकते हैं। ग्रामशी ने आर्थिक निर्धारणवाद अथवा अर्थवाद की आलोचना के लिए इटली के श्रमिक संघों का निर्माण करने वाले नेताओं की भूमिका पर भी विचार किया। इटली में श्रमिक संघों के अनेक नेता ऐसे सुधारकों के रूप में बदल गए जिन्होंने राजनीतिक तथा आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष करने से इनकार कर दिया। जिस तरह शासक वर्ग अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए आर्थिक हितों से आगे भी कुछ सोचता और उसके लिए प्रयत्न करता है, उसी तरह कामगार वर्ग भी अपने लिए कुछ ऐसे ही हितों को महत्व देने लगते हैं जो समाज के विकास के लिए उपयुक्त और संगत हो। इस प्रकार ग्रामशी ने जहां एक और पूंजीवादी समाज में श्रमिकों को अधिनायकवादी शक्तियों के विरोधी संगठन के रूप में देखा, वहीं उन्होंने श्रमिक संघ को अपने आप को एक ऐसे साधन के रूप में देखने लगते हैं को कहा जिसमें विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत ही वे अपनी दशाओं में सुधार कर सके। श्रमिक संघों के इस तरह के विचारों को ग्रामशी ने अभद्र,
अर्थवाद के नाम से संबोधित किया। किस नाम से संबोधित किया? अभद्र अर्थवाद के नाम से। ये वह दशा है जो सुधारवाद तथा उदारवाद का ही एक विशेष रूप है एवं आर्थिक निर्धारणवाद की अवधारणा की विरोधी है। अब हम ग्रामशी के भौतिकवाद पर विचारों को जानेंगे। मानव इतिहास का सामूहिक व्यवहारों के निर्धारण से संबंधित प्रश्न अर्थपूर्ण है या नहीं, इस विषय पर एंगल्स तथा लेनिन ने भौतिकवाद पर जो विचार प्रस्तुत किए थे, एंटोनियो ग्रामशी उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने ये माना कि मानवता से स्वतंत्र, स्वयं में और स्वयं के अस्तित्व से संबंधित मार्क्सवादी विचार वास्तविकता से दूर है। मार्क्स का ये विचार है कि एक भौतिक दुनिया मानव इतिहास तथा दैनिक जीवन से भिन्न होती है। व्यवहारिक रूप से ईश्वर में विश्वास करने के ही समान है। ग्रामशी ने वस्तुनिष्ठता अथवा यथार्थ को एक सार्वभौमिक अंतर विषय परकता के आधार पर परिभाषित किया, जिसे स्थापित करना भावी साम्यवादी समाज के लिए ज़रूरी है। इस दृष्टिकोण से प्राकृतिक इतिहास मानव इतिहास के संदर्भ में ही अर्थपूर्ण हो सकता है। इसे ज़रा समझ लीजिए। इस अर्थ में जिसे हम दार्शनिक भौतिकवाद कहते हैं, उसे धार्मिक विश्वासों का विरोधी नहीं माना जा सकता। ग्रामशी के अनुसार भौतिकवाद पर आधारित कार्ल मार्क्स का दर्शन केवल सर्वहारा अथवा अधीन वर्ग के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षित वर्ग की विचारों को समझा जाए। इसका तात्पर्य है कि मार्क्सवादियों द्वारा भौतिकवादी दर्शन को एक अधिक परीक्षित रूप में प्रस्तुत करना और अपने विरोधियों के विचारों को सही परिप्रेक्ष्य में समझना भी ज़रूरी है। ग्रामशी के चिंतन का मुख्य आधार उनके द्वारा प्रस्तुत आधिपत्य का सिद्धांत तथा नागरिक समाज की अवधारणा है। आधिपत्य का सिद्धांत दर्शन शास्त्र तथा समाजशास्त्र में आधिपत्य शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों और संदर्भों में किया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द से इसे लिया गया है, जिसका अर्थ है आधिपत्य, प्रभुत्व, नेतृत्व अथवा शासन। इस अर्थ में आधिपत्य अथवा प्रभुत्व ज़मीनी वास्तविकताओं से जुड़ा हुआ है। ये ऐसा राजनीतिक तरीका है जिसके द्वारा राज्य किसी संगठन अथवा नेता द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से अपने प्रभाव का विस्तार करता है अथवा शक्तिशाली वर्ग द्वारा अधीन वर्ग पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। आधिपत्य एक विशेष दशा है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र, वर्ग या समूह पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि शांतिपूर्ण तथा अप्रत्यक्ष साधनों जैसे तरह तरह के भय दिखाकर, प्रलोभन देकर या भ्रामक विचार के द्वारा इसे स्थापित करने तथा इसमें बढ़ोतरी करने का प्रयत्न किया जाता है। आधिपत्य की अवधारणा के अंतर्गत ग्रामशी ने लिखा है कि वैचारिक प्रभुत्व का भी एक विशेष रूप होता है।
किसी राज्य व समाज में जब एक वैचारिकी, जिसे ग्रामशी ने विश्व दृष्टि कहा, प्रभावपूर्ण होती है तथा ये अक्सर यथार्थ को स्पष्ट करने वाली किसी भी दूसरी वैचारिकी का शक्ति या कुछ क्रूर तरीकों से दमन करने लगती है। वास्तव में आधिपत्य का संबंध अनेक प्रकार की विचारधाराओं से हो सकता है। इनमें से कुछ सैद्धांतिक व्याख्याओं के रूप में कृत्रिम विचारधाराएं होती हैं, जिनकी रचना कुछ बुद्धिजीवियों, राजनीतिक सक्रियवादियों अथवा दार्शनिकों द्वारा की जाती है। इससे भिन्न दूसरी और कुछ सावयवी विचारधाराएं होती हैं, जिनका संबंध जीवन में सामान्य लोगों के अनुभवों से होता है। इस तरह की विचारधाराएं सांस्कृतिक आधार पर विभिन्न तथ्यों को देखने, उनमें विश्वास करने तथा ऐसी ही संस्थाओं से संबंधित होती हैं जो धर्म, शिक्षा तथा परिवार आदि से संबंधित विश्वासों को बनाए रखती हैं। इन विश्वासों और संस्थाओं के द्वारा समाज में उन नैतिक विश्वासों तथा व्यवहार के तरीकों को मान्यता दी जाती है जिन्हें अधिक सही, तर्कपूर्ण और नैतिक माना जाता है। समकालीन दशाओं में आधिपत्य की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए ग्रामशी ने दो तरह की संघर्षपूर्ण दशाओं के बीच भेद किया और उसे स्पष्ट किया। उन्होंने प्रतिष्ठा का युद्ध तथा कपटता का युद्ध नाम दिया। जो दो भेद उन्होंने बताए, उसे जो नाम दिया वो दिया प्रतिष्ठा का युद्ध तथा कपटता का युद्ध। प्रतिष्ठा का युद्ध एक बौद्धिक तथा सांस्कृतिक संघर्ष है जिसके द्वारा पूंजीवाद का विरोध करने वाले क्रांतिकारी लोग सर्वहारा वर्ग की संस्कृति का निर्माण करते हैं। इस संस्कृति के मूल्यों द्वारा बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग के सांस्कृतिक आधिपत्य का विरोध किया जाता है। सर्वहारा वर्ग की ये संस्कृति लोगों की वर्ग चेतना को बढ़ाती है, उन्हें क्रांतिकारी सिद्धांत तथा ऐतिहासिक विश्लेषण का बोध कराती है और इस प्रकार क्रांतिकारी संगठनों के पक्ष में प्रचार करती है। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई को जीतने की दशा में समाजवादी नेतृत्व को वह राजनीतिक शक्ति और जनसाधारण का समर्थन मिल जाता है जिससे क्रांतिकारी समाजवाद के अनुरूप राजनीति की दिशा बदली जा सके। अब मैं आपको बताऊंगी कपटता का युद्ध। पूंजीपति वर्ग तथा अक्सर राज्य के निहित स्वार्थों से संबंधित होता है। पूंजीपति वर्ग किससे संबंधित होता है? अक्सर राज्य के निहित स्वार्थों से संबंधित होता है, जिसका उद्देश्य एक मिथ्या या छद्म विचारकी के आधार पर जनसाधारण के जीवन पर अपने आधिपत्य को बनाए रखना है। इसका उदाहरण देते हुए ग्रामशी ने लिखा है कि राज्य द्वारा समाज कल्याण, रोजगार में वृद्धि, शिक्षा की गुणवत्ता, जीवन स्तर में सुधार, राष्ट्रीय गौरव तथा आर्थिक समृद्धि की योजनाएं एक ऐसी विचारकी से संबंधित होती हैं जिनका उद्देश्य राज्य के आधिपत्य को बढ़ाना ही होता है। व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे निर्धन, बेरोजगार और सामान्य लोगों के जीवन में कोई उल्लेखनीय सुधार हो सके। आधिपत्य की अवधारणा को ग्रामशी ने एक अन्य रूप के आधार पर भी स्पष्ट किया।
उन्होंने सहमति द्वारा स्थापित प्रभुत्व, इसे नाम दिया, सहमति द्वारा स्थापित प्रभुत्व नाम दिया। उनके अनुसार व्यवहारिक रूप से ये असंभव है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपने दमन की या दूसरे लोगों को दमन करने की स्वीकृति अनुमति देगा। हम ये मानते हैं कि विद्यमान व्यवस्था में गरीब और अधिक गरीब हो रहे हैं तथा मध्यम वर्ग का जीवन पहले से अधिक असुरक्षित बनता जा रहा है। इसके बाद भी कपटतापूर्ण विचारकी को स्वीकार कर लेना सामान्य लोगों की नियति है। अब मैं आपको सांस्कृतिक आधिपत्य के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्ल मार्क्स ने प्रभुत्व के जिस विचार का उपयोग आर्थिक वर्गों के संदर्भ में किया था, ग्राम्शी ने उसे सामाजिक वर्ग के संदर्भ में प्रयुक्त किया तथा कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रभुत्व की जगह सांस्कृतिक प्रभुत्व को अधिक महत्वपूर्ण माना। ग्राम्शी के अनुसार आधिपत्य का वास्तविक रूप सांस्कृतिक आधिपत्य से संबंधित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक आधिपत्य के रूप में शासक वर्ग द्वारा समाज में जिन सांस्कृतिक प्रतिमानों को लागू किया जाता है वे वास्तव में बुर्जुआ वर्ग के सांस्कृतिक आधिपत्य का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस दशा में इन सांस्कृतिक प्रतिमानों को किसी भी तरह स्वाभाविक और अपरिहार्य नहीं माना जा सकता है। ग्राम्शी ने सांस्कृतिक आधिपत्य की अवधारणा से संबंधित एक अन्य पक्ष को भी स्पष्ट किया। उनके अनुसार किसी भी समाज में सांस्कृतिक आधिपत्य का रूप ना तो एक समान होता है और ना ही ये व्यवहार के प्रचलित तरीकों की बौद्धिक व्याख्या होती है। इसे मूल्यों की एकीकृत व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में सांस्कृतिक आधिपत्य व स्तरीकृत सामाजिक संरचनाओं का एक संकुल है जिसके अंतर्गत प्रत्येक सामाजिक तथा आर्थिक वर्ग के कुछ विशेष सामाजिक उद्देश्यों तथा उन तर्कों का समावेश होता है जो एक वर्ग से संबंधित लोगों को विशेष ढंग से ऐसे व्यवहार करने की अनुमति देते हैं जो दूसरे वर्गों के सदस्यों के व्यवहारों से भिन्न होते हैं। इसके बाद भी इनके द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सह अस्तित्व बनाए